नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज इन फेज चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बात हो गया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ना। हालांकि इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर आप पढ़ोगे, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब भी फेज चेंज हो रहा है, इसको हम वाटर के केस की हेल्प से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक। आपके पास वाटर है। अब देखिए, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बताइए। वाटर आपका फ्रीज कर जाएगा, है ना, और आइस बन जाएगा, यानी कि सॉलिड। ठीक, वाटर लिक्विड है। ठीक, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो वाटर आपका आइस में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो इस टाइम एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। और ये जो निशान लगाया है, ये इक्विलिब्रियम का निशान है। मतलब समझो, पता है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन रहा होता है, तो उस टाइम आइस भी वाटर बन रहा होता है। सिस्टम बोथ डायरेक्शन में डायनेमिक होता है। यस, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप इक्विलिब्रियम चैप्टर ही डिटेल में पढ़ोगे ना, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो आप। बस मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि चल क्या रहा है मामला। वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर आइस बन रहे हैं, तो उसी टाइम आइस भी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों एक साथ चलता है। ठीक। अब ज़्यादा मत पूछना, क्योंकि अब हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, परेशान ना हो। बस ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया, ठीक। अब सुनो, वाटर जिस टाइम आइस में चेंज हो रहा होता है, उस टाइम आइस भी वाटर में चेंज हो रहा होता है। यानी कि आपने सुना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर फ्रीज होता है। ठीक, यानी कि दोनों प्रोसेस डायनेमिक होते हैं उस टाइम, ओके। अब कौन सा प्रोसेस होगा, इसको हम ली चार्टियल प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इग्नोर करो। इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। अभी 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 आप ये समझो कि जब वाटर से आइस में जा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी में चेंज आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंज इन एंथैल्पी आएगा, ओके। डेल्टा एस। अब जितना भी आएगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो चेंज इन एंथैल्पी कितना आ रहा है, +x आ रहा है, मान लो। ठीक, या -x आ रहा है। ठीक, या +x, अरे जो भी है यार। x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो बात की बात है, x की पता नहीं क्या वैल्यू होगी, वो छोड़ो। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे इधर से इधर जा रहे हो, ठीक, वाटर से लिक्विड, सुन लेना ध्यान से। अगर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, वाटर से लिक्विड जा रहे हो, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। वाटर से आप आइस में जा रहे हो, है ना। ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन का चेंज इन एंट्रोपी अगर x है, पता है, तो मैं पढ़ाना ये चाहता हूँ कि रिवर्स डायरेक्शन का जो एंट्रोपी होगा, होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब इसी x के आगे माइनस लगा दो। अब सुनो यार, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, वो सब बात की बात है, ठीक। जितना इस डायरेक्शन का वैल्यू दिया होगा, उसके आगे एक माइनस लगा देना, तो इस डायरेक्शन का वैल्यू आ जाएगा। मतलब यदि आपको इस डायरेक्शन में एंट्रोपी चाहिए, यानी कि एंट्रोपी फ्रॉम आइस टू वाटर, फेस चेंज हो रहा है आइस से वाटर, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, जितनी ये वाली एंट्रोपी थी, ये वाली, उसका माइनस साइन लगा के ये वाली एंट्रोपी आएगी, ठीक, उसी का नेगेटिव। बस इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब आइए कि करके स्टार्ट करते हैं। एक एक फेस चेंज लेते रहेंगे और उसकी एंट्रोपी निकालते रहेंगे। और एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, लास्ट क्लास तो आप याद करके आए होगे, ठीक। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या, कि जो चेंज इन एंट्रोपी थी, बड़ी बेसिक सी बात है, फिर से सुन लीजिए। ये क्या था बच्चों, क्यू रिवर्सिबल, ठीक, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये फॉर्मूला तो याद होगा सबको, बेसिक, ठीक। तो बस अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, वेपराइजेशन की, ओके, करेक्ट। अब देखिए, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ फेस चेंज करेंगे, ठीक। और जब भी फेस चेंज होगा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बात करते हैं आइए, जब भी फेस चेंज होगा बच्चों, ठीक, तो ओपन वेसल में होगा फेस चेंज, ठीक है। वेसल कैसा है आपका, ओपन है। तो यदि वेसल ओपन है, वेसल खुला हुआ है, ऊपर से बर्तन खुला हुआ है, जिस बर्तन में प्रोसेस हो रहा है, ये फेस चेंज हो रहा है, ठीक, वो ऊपर से खुला है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक। तो प्रेशर क्या होगा आपका, मैं लिख दे रहा हूँ, ओपन वेसल में हो रहा है ये फेस चेंज, कहाँ हो रहा है, ओपन वेसल में। तो यदि ओपन वेसल में फेस चेंज हो रहा है, तो भाई प्रेशर आपका 1 atm होगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। प्रेशर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, ठीक। और ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, इक्विलिब्रियम में तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ध्यान से सुन लीजिए, इक्विलिब्रियम क्या आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ओके, ये पूरा जो भी प्रोसेस हो रहा है इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम क्या है आपका, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम इज अ
रिवर्सिबल प्रोसेस, ये चीज़ आप यहाँ से देख रहे होगे। रिवर्सिबल प्रोसेस का यहाँ पर मतलब क्या है फेज चेंज में, मतलब ये बोथ डायरेक्शन में डायनेमिक है। जिस टाइम, जैसे मैंने आपको पिस्टन वाला केस दिखाया था कि पिस्टन वाइब्रेट होता हुआ आता है, याद आया, रिवर्सल प्रोसेस में थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आके फिर, मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल लगभग बराबर होते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, फेज चेंज हो रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब बोथ डायरेक्शन में डायनेमिक है। जिस टाइम वाटर से आइस बन रहा होगा उसी टाइम आइस से वाटर भी बन रहा होगा, बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो जब इक्विलिब्रियम रहता है बच्चों तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, चेंज इन एंट्रोपी का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना फेज चेंज में। भाई क्यू किसका रखा जाता था, रिवर्सिबल। तो जिस भी प्रोसेस के बारे में आप बात कर रहे हो वो रिवर्सिबल होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम, जितने भी फेज चेंज होंगे इक्विलिब्रियम पे होंगे। मतलब एक और ही बता देता हूं आपको, मान लो अगर लिक्विड है, जस्ट बता रहा हूं आपको, मान लो लिक्विड है ना, वाटर, वाटर ही ले लो, क्या दिक्कत है, लिक्विड है ना, और ठीक, तो इसको तुमने क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा, वाटर गैस बन जाएगा, वाटर वेपर बनेंगे। मानते हो कि नहीं, वाटर गैस बन रहा होगा। और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस ही है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पता है, मतलब ये गैस है। मतलब जिस टाइम वाटर लिक्विड से गैस बन रहा होगा उसी टाइम गैस से लिक्विड भी बन रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। ठीक, बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम इस पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आपको, अब बाद में डिस्कस करेंगे भाई इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, अभी आप इतना देखो बस। तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान सुन लो, रिवर्सिबल प्रोसेस है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताइए कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो कौन सी हीट होती है, बताइए, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, यानी कि बच्चों हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल तो है ही है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको तो चेंज इन एंथैल्पी बोलते हो भाई। यानी कि अब ये फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा बताओ, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, जब भी फेज चेंज हो जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू, क्यों, रिवर्सिबल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय ये, तो ये फॉर्मूला हम हर एक जगह यूज कर लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यानी कि कुछ ऐसा, अब हम इसको ठीक से लिख दें, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और यही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस, अब प्रोसेस चाहे जो भी हो रहा हो तो सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे, है ना, अभी दिखाते हैं कि करके सारा पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस इज इक्वल्स टू, सॉरी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस, है ना, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। ठीक, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस एक एक करके करते जाइए, क्या दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग, एक एक प्रोसेस लेते जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाएंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन सही है, तो वेपराइजेशन में क्या होता है भाई बताओ, वेपराइजेशन में बच्चों आपके पास कोई लिक्विड किस में चेंज होगा बताइए, कोई लिक्विड किस में चेंज हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा वेपर के साथ, है ना, गैस के साथ, वेपर के साथ, करेक्ट। तो इस टाइम जो चेंज इन एंथैल्पी आ रहा होगा उसको हम डेल्टा एच बोलेंगे, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन। ठीक, अब लगा दो फॉर्मूला, यही क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ द वेपराइजेशन, प्रोसेस में क्या हो गया बोलो, प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, वेपराइजेशन, तो प्रोसेस की जगह वेपराइजेशन रखोगे। ठीक, सो डेल्टा एस ऑफ द वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ द वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, डेल्टा एच ऑफ द वेपराइजेशन, और जिस भी टेम्परेचर पे ये वेपराइजेशन हो रहा होगा, भाई जिस भी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन हो रहा होगा, तो बस ये फॉर्मूला बन गया और क्या है ना। अच्छा, और वेपराइजेशन वैसे होता कब है, ये हम बॉइलिंग की एक तरीके से बात कर रहे हैं, सुन लो, वैसे तो वेपराइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब अभी के लिए तुम मान लो कि हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, ऐसे मान लो तुम, तब वेपराइजेशन हो रहा है, अभी के लिए तुम मान लो। ठीक,
इवेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इवेपरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर पे होता था, मैं वेपराइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो मान लो पानी को बॉईल कर रहे हो, तो ये टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा? अभी तो पीछे बताया था, यहाँ पे देखो, अभी तो पीछे बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम पानी बॉईल कर रहे हो तभी तो वेपर बन रहा है यार। ठीक, तो अब जिस भी लिक्विड के वेपर बन रहे होंगे उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उस टेम्परेचर पे ही सब कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ टेम्परेचर क्या रखोगे? बॉइलिंग पॉइंट वाला। जो भी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला रखोगे। जो भी लिक्विड होगा पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन, जो भी लिक्विड होगा उसका केल्विन में टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में रख देना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर रख देना। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट है, अगर बच्चों फ्रीजिंग हो रही हो, अब बताइए फ्रीजिंग हो रही हो, ठीक, तो फ्रीजिंग में क्या होता है बताइए? आपका लिक्विड जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ बताइए? सॉलिड के साथ। मानते हो कि नहीं इस बात को? और यहाँ पर बच्चों जो डेल्टा एच होगा, अब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इसको फ्यूजन के नाम से जानते हैं, है ना? ये फ्यूजन हो रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड फ्यूजन हो रहा है, जम रहा है, वो जम जम जा रहा है, जैसे पानी जम जाता है आइस में। तो इसका जो भी डेल्टा एच होगा उसको डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन के नाम से जाने जाएगा। ठीक, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन कितना आ जाएगा? अब भैया मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यार, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देख लो। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा एच ऑफ, डेल्टा एच फ्यूजन और डिवाइडेड बाय, हाँ बताइए, लिक्विड से सॉलिड कौन से टेम्परेचर पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। बताया ना, मेल्टिंग पॉइंट पे ही आइस वाटर में और वाटर आइस में चेंज हो रहा होता है, सही बोला? हाँ, तो टेम्परेचर कौन सा रखोगे? मेल्टिंग पॉइंट वाला, एमपी। अब एक बात खास बताना चाहता हूँ, ध्यान से गौर करिएगा, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगा, मानते हो कि नहीं? ठीक, तो अगर मैं रिवर्स प्रोसेस कर दूं इसी का, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कर दूं, यानी कि मेल्ट करवा दूं, अगर अगर मैं इसकी मेल्टिंग करवा दूं, समझिएगा जरा। ठीक, तो नंबर 3 प्रोसेस है शायद ये, कि कौन सा है देख लो भाई। हाँ, अगर मैं इसकी मेल्टिंग करवा दूं तो मेल्टिंग में क्या हो रहा होगा बताइए? जो सॉलिड होगा आपका, यानी कि आइस, आइस और वाटर के बारे में सोच लो ना, वो लिक्विड में चेंज हो रहा होगा। ठीक, और यहां पर भी जो डेल्टा एच होगा वो फ्यूजन ही वाला होगा भैया, बस साइन अलग होगा, बस साइन अलग होगा। तो यहां पर जो डेल्टा एस आएगा सॉलिड से लिक्विड वाला, ये आएगा तो उतना ही, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर वही रहेगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट वाला ही। लेकिन आंसर कैसा आएगा ये गौर करने वाली बात है। पीछे क्या आया था बताओ? नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे हो भाई? पहले ऐसे जा रहे थे तो नेगेटिव आ रहा था, अब ऐसे आ रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसा एक सवाल भी आपको लास्ट क्लास में कराया था जिसमें रिवर्स ऑर्डर में एंट्रोपी का साइन चेंज कर देते थे। तो बस आएगा उतना ही। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आ रहा है यहाँ -x, यहाँ क्या आ रहा है मान लो -x, तो इसके रिवर्स प्रोसेस में क्या आ जाएगा? +x, ये लीजिए, आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको सब्लिमेशन बता दें तो, सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन में क्या होता था बताइए? सब्लिमेशन में आपका जो है सॉलिड सीधे किस में जाता था? गैस में। ठीक, तो सॉलिड किस में जाएगा? सीधे वेपर में। तो यहां पर जो भी डेल्टा एच होगा आपका वो कौन सा होगा? वेपराइजेशन। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, डीएस लिखो, डेल्टा एस लिखो, जो लिखना हो लिख दो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय जो भी आपका टेम्परेचर होगा उस टाइम, जो भी आपका टेम्परेचर होगा उस टाइम। ठीक है ना? अब अब एक बात बता देना चाहता हूँ, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसका रिवर्स प्रोसेस, है ना, वेपर से सॉलिड में डिपोजिशन, ऐसा कुछ आपने सुना होगा शायद, 9th क्लास की बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में देखिएगा, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन मतलब वेपर से सीधे सॉलिड में जा रहा है, सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक, तो वहां पर क्या करोगे बताओ? यहाँ पर डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ नेगेटिव कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। ठीक, साइन क्या करोगे? चेंज कर दोगे। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ना आपको एक काम करता हूँ,
एक चीज़ पहले तो दिखाता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। मान लो बच्चों, देखो, मान लो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए। मान लीजिए बच्चों आप जा रहे हो सॉलिड से वेपर, ठीक, सॉलिड से वेपर, ठीक। अब सुनिए, अब सॉलिड से वेपर जाने का डेल्टा एस आपको निकालना है, जो कि नहीं पता आपको, नहीं पता, और आप यहाँ से आ जा रहे हो, कैलकुलेशन करनी है। तो हमने क्या करा, अपना रास्ता चेंज कर लिया, पाथ चेंज कर लिया, क्योंकि वैल्यू नहीं आ पा रही। तो हमने पहले सॉलिड से किस में ले गए, लिक्विड में। हो सकता है, बिल्कुल सही है यार। सॉलिड से वेपर डायरेक्ट ना जाके सॉलिड से पहले उसको लिक्विड ले जाओ, और फिर लिक्विड से आप कहाँ ले जाओ उसको, वेपर में। सही है। तो मान लो सॉलिड से लिक्विड का जाने का डेल्टा एस आपको पता है। अब देखो सॉलिड से लिक्विड जाने का क्या होता है, डेल्टा एस, ठीक। सॉलिड से लिक्विड जाने का डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, देख लो ना। सॉलिड से लिक्विड डालते तो ये डेल्टा एस फ्यूजन वाला ही तो होगा यार, ऑपोजिट साइन के साथ, जब लिक्विड से सॉलिड जाते थे ना। तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर जा रहे हो तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। तो अब तुम्हें ये डेल्टा एस निकालना है, यानी कि सॉलिड से वेपर वाला, सीधे सॉलिड से वेपर वाला। सॉलिड से वेपर सीधे जाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो डेल्टा एस सब्लिमेशन तुम्हें निकालना था। क्या निकालना था, डेल्टा एस सब्लिमेशन। बस लगा दो कॉन्सेप्ट। डेल्टा एस क्या होता है बोलो, स्टेट फंक्शन, पाथ पर डिपेंड करेगा नहीं। ये है सॉलिड तुम्हारा इनिशियल, सही है, और वेपर क्या है तुम्हारा फाइनल, ठीक है। तो फाइनली तो तुम्हें सॉलिड से वेपर ही जाना है। अब इस रास्ते से आओ या इधर से जाओ, यानी कि इधर का जो एंट्रोपी चेंज होगा, इस एंट्रोपी चेंज इस एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल होगा। यानी कि एक तरीके का कॉन्सेप्ट है क्या, कि डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन अगर निकालना हो तुम्हें, क्या करोगे बोलो, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन और प्लस डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, समझे। और ध्यान रहे इस केस में डेल्टा एस कैसा रखना है, फ्यूजन वाला, इस डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे करके, ऐसे। तो डेल्टा एस फ्यूजन वाला पॉजिटिव आएगा, सॉलिड से लिक्विड तो ये पॉजिटिव होगा, और लिक्विड से गैस वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब लास्ट क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। सॉलिड से लिक्विड की एंट्रोपी कैसी होती, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। और लिक्विड से गैस की एंट्रोपी कैसी होती, पॉजिटिव। तो सब्लिमेशन की एंट्रोपी भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से वेपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, समझे। तो ये चीज़ है। अब आइए आपको सवाल दिखा दें, पेज नंबर कौन सा है, 3। आइए क्वेश्चन देख लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, अब देखो फ्यूजन ऑफ वाटर करा रहा है ना। सो फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस, मतलब पहले सॉलिड था मान लो, और वो वाटर में चला गया। तो इस प्रोसेस का आपको क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एच दिया हुआ है फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है कितना, ओके कितना दिया फ्यूजन। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कलेक्ट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्यूजन कितना दिया भाई, 1.435, 1.435, ठीक, किलो कैलोरी पर मोल, ओके किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल है ये, पर मोल, ओके। उसके बाद क्या पूछा उसने आपसे, कह रहा द मोलर एंट्रोपी, अब ध्यान देना जरा, सुन लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों पे ध्यान दें। उसके मोलर एंट्रोपी पूछ रहा है, मतलब सर पर मोल का, मोलर एंट्रोपी मतलब समझ रहे हो, मतलब एक मोल का एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है, कितने का, 1 मोल का, मोलर मतलब 1 मोल ही तो होता है, तो 1 मोल का एंट्रोपी चेंज आपसे पूछ रहा है। मतलब समझो, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा था, ठीक है। अगर फ्यूजन के लिए तो क्या होगा, यहाँ डेल्टा एच फ्यूजन रखोगे, सही है, और डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है। और देखो जरा, फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर मैंने बोला था यहाँ मेल्टिंग वाला रखना है, भाई मेल्ट ही तो हो रहा है यार सॉलिड से, है ना, वाटर। तो टेम्परेचर मेल्टिंग कितना दिया है, TMP,
0 डिग्री सेल्सियस, 0 मत रख देना, केल्विन में चेंज करोगे 273 ऐड करो, केल्विन में आ जाएगा। ठीक, और डेल्टा एच फ्यूजन आपको दिया हुआ, उठा के रख दीजिए। और ध्यान सुन लेना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, पर मोल के लिए उसने पूछा हुआ है, ये पर मोल के लिए पूछा हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, पढ़ लो, चेंज इन एंट्रोपी पर मोल, मोलर का मतलब पर मोल, ये पूछा है, ये दिया है, तो भैया ये 1 मोल के लिए तो दिया है यार, डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा एच, ये देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल के लिए तो दिया हुआ है यार, तो अगर ये पर मोल के लिए तो ये भी पर मोल के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टेंशन ही नहीं है कोई, सीधा फॉर्मूला लगाओ, गेम खत्म। सो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना है तुम्हारा 1.435, सही है ना, 1.435, हाँ किलो कैलोरी है भाई, किलो कैलोरी है, ध्यान देना। और नीचे आंसर किसमें दिया है, कैलोरी में, क्या आप ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे, ये किलो कैलोरी है, तो अगर कैलोरी में करना होगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कैलोरी में आएगा, अरे किलो को कैलोरी में चेंज करोगे 10 की पावर 3 से गुणा करोगे, तो 10 की पावर 3 से गुणा करोगे तभी तो आंसर कैलोरी में आएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या रखोगे 273 केल्विन, सही है, सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ से इसको ये 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1435, और नीचे 273 आ जाएगा, सॉल्व कर लो यार, देख लो कितना आ रहा है, 1435 है ना, और डिवाइडेड बाय 273 कितना आ जाता है 5.25, कितना आ रहा है 5.256, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.256, और राउंड ऑफ करोगे तो 6 हटाओगे तो आगे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5.26, ठीक 5.26, तो लो 5.26 कैलोरी पर मोल केल्विन, ओके करेक्ट, पर मोल केल्विन, ये सवाल था, और क्या था, आ गया। अगला सवाल दिखा है, देखिए पेज नंबर 4 था ये, पेज नंबर 5 ये रहा आपके पास। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द एंट्रोपी इन जूल पर केल्विन पर मोल, तो एंट्रोपी चेंज ही तो पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज ही तो पूछ रहा है, ऑफ 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो इस बार क्या हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, ठीक, और 1 मोल आइस दिया हुआ है इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, सही है, डेल्टा, और क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड, आइस से लिक्विड कन्वर्जन का आपको एंथैल्पी चेंज देके रखा है, यानी कि डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आपको फिर से देके रखा हुआ है, कितना है 6.0 किलो जूल पर मोल, है ना, और आंसर जूल में पूछा है, जूल पर केल्विन पर मोल में पूछा है, तो जूल में ले जाने के लिए इसको पहले किलो जूल को जूल में लेके आओ, तो ये 6 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक, बस अब लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, सही है, अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, टेम्परेचर कौन सा, मेल्टिंग वाला, रख दो, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे, अच्छा ठीक है, पॉजिटिव ही तो आएगा क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना है बताओ, जूल में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किलो जूल में दिया था ना, तो किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट 273, लो भाई ये भी आ जाएगा 6000, ऊपर 6000 नीचे 273, कितना हो जाएगा चेक कर लो, 6000 डिवाइडेड बाय 273 कितना हो गया, 21.9 के आसपास, 21.97 ऐसा कुछ है ना, तो 9 7 और 8, तो राउंड ऑफ करोगे 3 प्लेस तक निकाल के तो कितना आ जाएगा 21.9, 8 हटाओगे तो आगे 1 ऐड कर दोगे, 5 से बड़ा है तो 98, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब देखिए एक बड़ा मज़ेदार सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके, इसमें थोड़ी चर्चा हम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अब जो भी आपने पढ़ा वो नॉलेज लगा के ये सवाल हैंडल कर सकते हो आप, पहले तो आप ही ट्राई कर लो अगर आपको करना हो, ठीक है, क्लास पॉज करके आप ट्राई कर लो पहले तो, फिर आप आंसर मैच कर लेना, चलो मैं करता हूँ, कह रहा फॉर एन आइडल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क, केवल आपको पीवी वर्क का ध्यान देना है, इज गिवन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एक्स टू द फाइनल स्टेट जेड, एक्स क्या आपका इनिशियल स्टेट है, एक्स क्या है इनिशियल स्टेट, सही है,
और फाइनली जाना आपको जेड स्टेट पे, जेड क्या आपका फाइनल स्टेट। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि कह रहा है कि फाइनल स्टेट जेड कैन बी रीच बाय आइदर ऑफ टू पाथ्स एज शोन इन द फिगर। मतलब फिगर में शो किए गए तरीके से, दो तरीके से आप जेड पे जा सकते हो। या तो ध्यान से सुन लेना भाई, या तो आप क्या करो, या तो आप सीधा सीधा एक्स से जेड आ जाओ, सीधा सीधा। ठीक, और या तो आप घूम के आओ दूसरा रास्ता लेके, पहले एक्स से वाई जाओ फिर वाई से जेड आओ। पहले आप क्या जाओ, एक्स से वाई जाओ फिर वाई से जेड जाओ। तो दो तरीके हैं। अब सुनो, अब यहां तुरंत कॉन्सेप्ट लग जाएगा किसका। देखो, या तो उसने एंट्रोपी के ऑप्शन दिया तो वर्क के ऑप्शन दिए, चेंज इन वर्क के ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ सीधे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एंट्रोपी आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक, अब जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है वही लग जाएगा। एंट्रोपी क्या है बताओ, स्टेट फंक्शन है। यानी कि बच्चों, यदि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मतलब समझो, अब पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेट फंक्शन के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, है ना। उसने क्वेश्चन बोला कि टेक डेल्टा एस द चेंज इन एंट्रोपी एंड डब्ल्यू एज द वर्क डन, सो विच वन इज द करेक्ट, है ना। ये एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो चलो पहले स्टेट फंक्शन ही डिस्कस कर लेते हैं यार। तो स्टेट फंक्शन कौन है, एंट्रोपी में चेंज। तो भाई एंट्रोपी में चेंज एक्स से जेड तक का जो होगा, एंट्रोपी में चेंज फ्रॉम एक्स टू जेड, है ना। एक्स से जेड अगर तुम्हें चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट चाहिए, तो कैसे आएगा, एक्स से वाई, एंट्रोपी चेंज इन एक्स टू वाई, है ना। और प्लस एंट्रोपी चेंज फ्रॉम वाई टू जेड, प्लस एंट्रोपी चेंज फ्रॉम वाई टू जेड। अब ये तो कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, समझ में आया? डायरेक्ट जो एक्स से जेड जा रहे हो, एंट्रोपी में जितना चेंज आएगा वो ये वाली एंट्रोपी और ये वाली एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, जाके देख लो पहले कहीं, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, डेल्टा एक्स एस फ्रॉम एक्स टू जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एस फ्रॉम एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एस फ्रॉम वाई टू जेड। तो ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो एंट्रोपी का ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो, एस से कहाँ जा रहा है, वाई, वाई से जेड, है ना। एक्स से वाई, वाई से जेड जब जा रहा है, ठीक, तो वो एक्स टू वाई के इक्वल कर रहा है। ये कौन सी बात हो गई यार, एक्स टू वाई, वाई टू जेड, है ना। इसको ना अभी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ, होगा नहीं आंसर, अभी डिस्कस करते हैं। पता है क्यों? अभी डिस्कस करते हैं, एक चीज़ बताएंगे फिर डिस्कस करेंगे। अब आओ थोड़ा सा वर्क डिस्कस कर लो। सुनो, वर्क कैसा है, पाथ फंक्शन है। सुन लेना भाई ध्यान से पहले। ठीक, वर्क कैसा, अभी इसको डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, टेंशन मत लो। ठीक, वर्क कैसा है बताओ तुम्हारा, वर्क कैसा है तुम्हारा, बोलो। वर्क कैसा है तुम्हारा, पाथ फंक्शन। तो वर्क तो भाई पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक, वर्क तो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि x से z का वर्क कुछ और आएगा। सो वर्क फ्रॉम x टू z इज नॉट इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम x टू y प्लस वर्क फ्रॉम y टू z। अब ऐसा हम लोग सोच रहे थे, सोचा सही है, सोचा सही है, थिंकिंग इज करेक्ट। अब बट एक चीज देखो आप, y से z के लिए ध्यान से सुन लेना भाई, y से z के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यार। y से z के लिए फॉर y टू z, अब देखो जरा ध्यान से, ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस करेक्ट है, सोचा आपने सही है, करेक्ट, सोचा आपने सही है, करेक्ट थिंकिंग प्रोसेस, कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। तो x से y, x से z जाओगे तो वर्क अलग होगा, x से y जाओगे अलग होगा, y से z अलग होगा। बात समझना, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, तो इसका जो है x से z तक का वर्क इनके इनके सम के इक्वल नहीं आना चाहिए। लेकिन पता है क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज है, y से z वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यार, तो y से z का वर्क तो जीरो आएगा। चेक कर लो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, तो अगर ये फॉर्मूला आप कहाँ से कहाँ लगाओगे, dv, कहाँ से कहाँ तक, y से z तक। तो y से z तो यार वॉल्यूम का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, y टू z के लिए वॉल्यूम का चेंज कितना है, जीरो है। तो वर्क भी कहाँ से कहाँ तक का बोलो, y से z का जो वर्क आएगा बताओ वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से क्या बात बनेगी बताइए, यहाँ से क्या बात बन जाएगी, यहाँ से बात बन जाएगी कि आपका x से z जितना वर्क होगा और x टू y और y टू z जितना वर्क होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। x से z, एक मिनट, x से y, y से z, ठीक, और x से y। हाँ अब देखो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, सी ऑप्शन, बताइए ये सी ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि x से y और ये देखो x टू y और y टू z, भाई x से y और y टू z उसने बोला, तो x टू y और y टू z, तो y टू z तो वर्क ही नहीं हुआ यार, फिर उसने बोला x टू y, तो समझो जरा, ये तो आपने सही सोचा, लेकिन आप ये देखो जरा, ये तो आपने सही सोचा, इधर देखो जरा, x से y और y टू z का जो वर्क है, मतलब इस रास्ते का जो वर्क है, इस रास्ते का जो वर्क है वो इस रास्ते के वर्क इक्वल है। हाँ हाँ, और मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ना, ऐसे कैसे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको। देखो x से y का वर्क मान लो 20 जूल है, जस्ट एग्जांपल, और y से z का वर्क कितना है, 0 है, तो वर्क फ्रॉम x से y एंड y से z कितना आ रहा है बोलो, 20 और प्लस 0 20, सही है। और सुनो वर्क फ्रॉम x टू y कितना आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है। अब बताओ, तो x टू y टू z भी 20 आ रहा है, x टू y भी 20 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सही है, क्योंकि यार y से z का वर्क 0, आई थिंक आप समझ गए होंगे। x से z इज इक्वल्स टू x टू y, x से z का वर्क इज इक्वल्स टू x टू y, x टू y और प्लस y टू z। क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि इस पाथ का वर्क कुछ और होगा, लेटस से 30 जूल, कितना होगा हमें नहीं पता भाई, लेकिन कुछ तो अलग होगा, खुद सोचो ना यार, इस पाथ का वर्क अलग, इसका अलग, पाथ अलग है तो सब जगह का वर्क अलग अलग होगा, है ना, हर एक पाथ का वर्क क्या होगा, अलग अलग होगा, हर एक पाथ का वर्क अलग अलग होगा, ठीक। तो ध्यान सुनो, तो ये वाला मान लो आप जब x से z जाते हो 30 जूल है। अब बताओ भाई पाथ अलग तो वर्क अलग है, हमेशा वर्क एक पाथ फंक्शन है। अब इसमें रख के देखो, बी ऑप्शन में x से z का वर्क कितना माना है तुमने, कुछ और होगा, मान लिया 20 जूल, और x से y का वर्क, ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, x से z का वर्क कितना है 30 जूल्स, और x से y का वर्क कितना है 20 जूल्स, और y से z का कितना है 0। अब बताओ ये नॉट इक्वल टू हो गया कि नहीं, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, बोलेंगे आपको कैसे पता चला सर, हम्म, अरे भैया मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यार, कोई मैं असली कहानी आपको थोड़ा ना बता रहा हूँ, क्या पता ऊपर वाला वर्क ज्यादा हो नीचे वाला, और ऊपर वाला ही ज्यादा होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस है, लो भाई ये कर लो, तुम इसको 30 कर लो, इसको 20 कर लो, और ये 0 होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा ना आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा, तो लो प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना, और यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ये 30 हो गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 20 प्लस 0, एक्स से वाई का 20 और वाई से जेड का 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझे, तो ये चीज़ है, यानी कि ऑप्शन ए और सी अभी तक सही लग रहा है। अब ऑप्शन डी को डिस्कस करो, एक्स से वाई और वाई से जेड, तो एक्स से वाई और वाई से जेड, भाई एक बार बताओ वाई से जेड की एंट्रोपी थोड़ी ना 0 है यार, तुम क्या कह रहे हो कि एंट्रोपी फ्रॉम एक्स टू वाई देन वाई टू जेड इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई, वाई से जेड जो है, वाई से जेड आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क 0 भाई, एंट्रोपी थोड़ा 0 है यार, ये किसने पढ़ा दिया, ये किसने पढ़ा दिया। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी कुछ ना कुछ होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी कुछ ना कुछ होती है, ये तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक, एनसीवी एलएन टी फाइनल है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होती है, डेल्टा एस इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एनसीवी एलएन टी फाइनल बाय टी इनिशियल होता है, ठीक। तो आइसोकोरिक के लिए यहाँ तो कुछ ना कुछ एंट्रोपी आ रही होगी, अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो एंट्रोपी को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, कि आप समझ पाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक की एंट्रोपी कुछ और होगी, लेटर से 40, और यहाँ यहाँ 0 थोड़ा ना होगी यार, मान लो 20, सही है। तो अब बताओ ये, और फिर उसने क्या बोला आपसे, वो क्या कह रहा है कि एक्स से वाई से जेड की जो एंट्रोपी है, मतलब एक्स से वाई से जेड की एंट्रोपी, तो एक्स से पहले वाई जाओ 40 प्लस वाई से जेड जाओगे, एंट्रोपी 0 थोड़ी ना है 20 इज इक्वल्स टू, अब एक्स से वाई जाओ तो एक्स से वाई की एंट्रोपी कितनी 40, अब बताओ क्या इक्वल आ जाएगा, नहीं। और वैसे भी एक बात बताऊं, यहाँ एक्स से वाई से जेड जा रहा है, एक्स से वाई से जेड, तो इनिशियल एक्स है और फाइनल जेड है, यहाँ के लिए क्या है, इनिशियल एक्स है फाइनल जेड है, लेकिन यहाँ इनिशियल एक्स है और फाइनल वाई है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट अलग अलग, और ये स्टेट फंक्शन है, अगर इनिशियल फाइनल इक्वल होता, सेम होता, तब हम बोल सकते थे, ठीक।
तब हम बोल सकते थे, जैसे कि तब हम बोल सकते थे ये सही, जैसे कि मान लो उसने हमें एक ऐसा सवाल, ऐसे फालतू का सवाल दे रहा हूँ, मान लो डेल्टा एस एक्स से वाई से जेड, और फिर डेल्टा एस पहले वो x से ले जाता कहाँ, y से z ले जाके x ले जाके फिर z ले जाता, तो इनिशियल x है फाइनल z है, यहाँ इनिशियल x है फाइनल z है, तब इक्वल हो जाते हैं। अभी नहीं होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो, ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैंने आपको बता दिया हो। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हुआ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या स्टार्ट करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके